अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आज के लेक्चर के अंदर वो है द सन ऑल्सो राइजेस, जिसको लिखने वाले हैं सर अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का बहुत ही रिमार्केबल वर्क है। इन्होंने मोस्टली जो वर्क प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जाम्पल फॉर होम द बेल टोल्स, इसके अलावा अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये सब वर्क जो थे वॉर से लिंक्ड थे। ठीक है, इन सब के अंदर बैटल दिखाई गई है। जबकि द सन ऑल्सो राइजेस जो है ये पोस्ट वॉर नॉवल है, मतलब जब वॉर हो गई, वॉर के बाद लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सब कुछ इस नॉवल के अंदर डिस्कस किया गया हुआ है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट मिलेगा हम लोग को वो मोस्टली हम देखेंगे लॉस्ट जनरेशन के बारे में होगा। लॉस्ट जनरेशन कौन सी जनरेशन है? वो जनरेशन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद वो फिजिकली और स्पिरिचुअली वाउंडेड हो गए, और उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ कोड्स, कुछ रूल्स सीखने की कोशिश की, लेकिन वो अपने अनमैनली एटीट्यूड की बेस पे वो रूल्स, वो एटीट्यूड जो थे वो नहीं सीख पाए थे, और अपने आप को उन्होंने एविल थिंग्स में एंगेज कर लिया था, लाइक ड्रिंकिंग, डांसिंग, सो ऑन। और इसके बाद जो लोस्ट जनरेशन है उसको फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक जो थे वो सेटल्ड, यानी कि उन्होंने अपने आप को स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आए थे, सेटल्ड हो चुके थे। और दूसरे थे एक्सपेट्रिएट्स जो कि सेटल्ड नहीं हो पाए थे, और वो अपनी कंट्री छोड़ के, नेटिव लैंड छोड़कर दूसरी लैंड्स पे माइग्रेशन कर गए थे, और अपने अनमैनली एटीट्यूड की बेस पे वो बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाए थे, ज़िंदगी कैसे गुजारनी नहीं सीख पाए थे। और उनका जो एटीट्यूड था वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट एटीट्यूड हो गया था, अब्सर्ड एटीट्यूड हो गया था। इस बेस पे जो उनकी लाइफ थी वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हुई थी। और हेमिंगवे इन्हीं लोगों का, यानी कि एक्सपेट्रिएट्स का डिस्कशन करेगा इस नॉवल के अंदर। इस नॉवल को राइटर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। बुक 1 में हमें 7 चैप्टर्स मिलते हैं, और बुक 2 में चैप्टर नंबर 8 से 18 तक चैप्टर्स अवेलेबल हैं। एंड देन बुक 3 जो है उसमें चैप्टर नंबर 9 जो है वो फॉल करता है, सॉरी चैप्टर नंबर 19। तो टोटल इस बुक के 19 चैप्टर्स हैं। जो बुक की स्टोरी है वो बेसिकली रियलिस्टिक स्टोरी है, और उसमें जो करेक्टर्स हैं वो हेमिंगवे के जितने भी दोस्त थे और उसके जो एसोसिएट्स थे उनके ऊपर बेस कर रहे हैं। और इस बुक को 20th सेंचुरी का एक क्लासिक लिटरेचर, एक क्लासिक वर्क कंसिडर किया जाता है। और फर्दरमोर इस बुक को या 1957 में एक फिल्म भी इस बुक के ऊपर बनाई गई जिसका नाम था एवा गार्डनर। अब इस बुक के ऊपर जो मूवी बनाई गई एवा गार्डनर, और हेमिंगवे ने जब ये मूवी देखी तो हेमिंगवे ने इस मूवी को इतना पसंद नहीं किया था। मतलब कहते थे जो मेरा लिटरेरी पीस ऑफ वर्क है ये उस पीस ऑफ वर्क के स्टैंडर्ड पे नहीं उतर रही मूवी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर 1 में बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको इस लेक्चर जो हमने डिस्कस करनी है मैंने आपके साथ इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इन पॉइंट्स को। अब बगैर टाइम वेस्ट किए जो हमारे नॉवल की समरी उसको हम करते हैं शुरू। पहले आता है हमारे पास करेक्टर जेक बार्नेस का, और नॉवल की ओपनिंग होती है पेरिस में। डेट दिखाई गई है मिड 1920s। जेक बार्नेस जो है ये बेसिकली इस नॉवल के नरेटर है, और इसके अलावा जितने भी मतलब बैकग्राउंड होगा स्टोरी का और जो इसके फ्रेंड्स के बारे में नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो हम लोग को यही करेक्टर प्रोवाइड करने वाला है। जेक बार्नेस एक यंग अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है। एक्सपेट्रिएट किसे कहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो पर्सन जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अपनी नेटिव लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड में शिफ्ट हो गए थे। मतलब जो वो लोग जो कि अपनी नेटिव लैंड को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाए, इसको एक्सपेट्रिएट कहते हैं। तो ये जो जेक बार्नेस है बेसिकली एक एक्सपेट्रिएट है, एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट जो कि पेरिस में रहता है और एक न्यूज़पेपर ऑफिस के अंदर काम कर रहा है। ये एक वेटरन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, मतलब काफ़ी देर से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ये लड़ रहा था, काम कर रहा था। और क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इसको एक इंजरी हो गई। उस इंजरी की बेस पे ये अपनी मैनहुड को लॉस्ट कर बैठा। एनी हाउ ये जेक बार्नेस हम लोगों को स्टोरी के ओपनिंग पे रॉबर्ट कॉन की स्टोरी बताता है कि रॉबर्ट कॉन कौन है, कहाँ से बिलोंग करता था, इसका काम क्या था। कहते रॉबर्ट कॉन एक रिच ज्यू था। ज्यू कहते हैं यहूदी को। कहते जो जिसने प्रिंसटन से ग्रेजुएशन की थी, लेकिन इसका सेल्फ इस्टीम, खुद पे जो एतमाद होता है ना उसको कहते हैं सेल्फ इस्टीम, कहते बहुत लो था। इसकी मैरिज काफ़ी अनसक्सेसफुल रही थी, अपनी जायदाद, अपनी इनहेरिटेंस को खो बैठा था। और ये भी
पेरिस मूव कर गया था एक एक्सप्लॉयटेटिव विमेन जिसका नाम फ्रांसिस था उसके साथ। फर्दरमोर जो रॉबर्ट कॉन है ये वो वाहिद पर्सन था जिसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। और इन एडिशन ये जो रॉबर्ट कॉन था, मैंने आपको बताया कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। जब ये प्रिंसटन में पढ़ रहा था तो वहाँ पे इसको एंटीसेमिटिज्म फेस करना पड़ा था, मतलब प्रेजुडाइस या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज। ठीक है, तो ज्यूज के अगेंस्ट प्रेजुडाइस होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कहते हैं एंटीसेमिटिज्म। तो उसको प्रिंसटन के अंदर ये एंटीसेमिटिज्म फेस करना पड़ा और इसी एंटीसेमिटिज्म की बेस पे क्या हुआ जी, ये एक बॉक्सर बन गया। इसने शादी की, शादी के बाद इसको डाइवोर्स भी हो गया। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम फ्रांसिस है मूव कर गया था पेरिस में। और जो इसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस थी, फ्रांसिस ने बेसिकली क्या किया था, इसके साथ वो पैसों के लिए रह रही थी। जो पैसा इसके पास रह गया था वो पैसा इससे लेना चाहती थी, तो वो बेसिकली रॉबर्ट कॉन को यूज़ कर रही थी। एनी हाउ जब रॉबर्ट कॉन पेरिस में था तो वहाँ पे इसने एक नॉवल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। ये वहाँ पे बैठ के नॉवल लिख रहा था और जब ये अपना नॉवल कंप्लीट कर चुका था तो इसने जेक से एक टाइम पे डिनर करते हुए कहा, जेक कौन है, रॉबर्ट कॉन का फ्रेंड। ठीक है, इसने जेक से एक टाइम पे डिनर करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊँगा। और रॉबर्ट जेक के साथ अमेरिका जाता भी है और वहाँ जाके अपना जो नॉवल इसने लिखा होता है उसको सेल करके आता है, बेच के आता है। और अमेरिका में वो नॉवल बेचने के बाद ये जेक के साथ वापस आता है पेरिस। और इस टाइम ये बड़ा ही एरोगेंट, मतलब प्राउडली, बड़ा खुद पे फख्र महसूस कर रहा होता है। डिज़ायर की फीलिंग्स, ठीक है, डिज़ायर टू लिव फ्रीली और क्रेविंग फॉर एडवेंचर, मतलब इस तरह से आता। क्यों? क्योंकि अब इसने नॉवल सेल किया है, अब ये कहता है मैं आज़ादी के साथ रहूँगा, पैसा इसके पास आया है, तो ही अब क्या है, ही हैज़ बेसिकली क्रेविंग ऑफ एडवेंचर। और उसके बाद जो रॉबर्ट कॉन है वो जेक से कहता है कि क्यों ना हम लोग साउथ अमेरिका चलें। लेकिन जेक कहता है ये आइडिया जो है ना इतना अच्छा नहीं है, एक मैच्योर डिसीजन नहीं है ये। अब इसके बाद स्टोरी में बताया गया कि एक रात जेक जो है ना वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है, इसका नाम है जियोर्गिट। अब वो इसको अपने साथ डिनर पे लेके जाता है। फिर फर्दर जो ये लड़की है ये इसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो जेक है वो उसको रोक देता है। क्यों? वो कहता है वो बीमार है। वो बीमार किस तरह से हुआ था, बेसिकली जब वॉर हुई थी तो वॉर में वो जख्मी हो गया था, जिस पे से वो इम्पोर्टेंट हो चुका था, अपनी मैनहुड को लॉस कर चुका था। और उसके बाद क्या होते हैं, ये डांसिंग क्लब में होते हैं। और जब ये डांसिंग क्लब में होते हैं तो वहाँ पे जेक लेडी ब्रेट एशले को देखता है। लेडी ब्रेट एशले वो लड़की है जिसको जेक बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और इससे पहले कब मिला था, जब ऐसा हुआ था कि वॉर में ही वॉज वाउंडेड, वो ज़ख्मी हो गया था। तो उस ड्यूरेशन पे लेडी ब्रेट एशले वो लड़की थी जो कि एक वॉलंटियर के तौर पे, वॉलंटियर नर्स के तौर पे काम कर रही थी। और जिस हॉस्पिटल के अंदर जेक था वहाँ पे लेडी ब्रेट एशले उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। और उस ड्यूरेशन में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग पड़े थे। लेकिन जो ब्रेट थी ये एक लस्टी वुमेन थी। ऑन द अदर हैंड जो जेक बार्नेस था वो अपनी मैस्कुलिनिटी मींस अपना मैनहुड खो चुका हुआ था, जिस बेस पे वो इसके साथ अपना रिलेशनशिप प्रोसीड नहीं कर सकती थी। ऑन द अदर हैंड अब जब इसने क्लब के अंदर देखा है ब्रेट एशले को, तो उस टाइम पर जो ब्रेट एशले है शी इज़ इंगेज्ड किसके साथ है, वो माइक के साथ इंगेज्ड है। फुल नेम है माइक कैम्पबेल, जो कि करंटली, मतलब जब नोवेल चल रहा है इस टाइम पे वो स्कॉटलैंड में है। और लेटर ऑन हम देखेंगे नोवेल के अंदर ही कि जो माइक कैम्पबेल है ना, इसके साथ क्या होगा कि इसकी जो एसोसिएशंस थी वो फॉल्स फ्रेंड्स के साथ थी, मतलब इसके जो दोस्त थे वो गलत निकले और उन गलत दोस्तों के बेस पे इसको बिजनेस के अंदर लॉस फेस करना पड़ेगा। और इस करेक्टर के थ्रू इस नोवेल के अंदर रेसिज्म एंड एंटी सिमेटिक एटीट्यूड भी दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक कैम्पबेल जो है ये बेसिकली नोवेल में लेटर बाद में देखेंगे हम लोग रॉबर्ट कॉन को ह्यूमिलेट करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, उसको मारेगा भी। तो एनीहाउ अभी हम बात करते हैं जेक की और ब्रेट की कि ये दोनों मिलते हैं जी एक क्लब में। अब वहाँ पे जो ब्रेट है वो जेक को अपने मेल फ्रेंड काउंट मिपी पॉपुलस से मिलवाती है। ये जो मिपी पॉपुलस है ना, ये बेसिकली एक काफ़ी अमीर बंदा है जो कि हर जगह पैसा बड़े जेनरसली फेंकता है। और इसने भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था और इसको अपने जो वॉर के स्कार्स हैं जिसको ऊपर जख्म मिले हुए हैं उन पर बड़ा प्राउड फील करता है। तो एनी हाउ अब जब ये
क्लब की पार्टी जो थी वो ख़त्म होती है, तो जैक डिसाइड करता है कि वो ब्रेड से कल दोबारा मिलेगा। ये सोचने के बाद एनी हाउ ये अपने रूम में जाता है, अपने बेड पे जाता है और रोना शुरू कर देता है। रोते हुए ये ब्रेड के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जैक बार्नेस ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब होता क्या है, जिस ड्यूरेशन में ये रो रहा होता है, ब्रेड ड्रिंकिंग की होती है, इसने नशे की हालत में होती है और फुल ड्रिंकिंग की हालत में इसके पास आती है, इसको जगाती है और इसे कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर आना, हम इकट्ठे कल डिनर करेंगे। और ये कह के वहाँ से चले जाती है। एनी हाउ जिस जगह पे जैक बार्नेस था, जिस पार्टी में, वहाँ पे रॉबर्ट कॉन भी था। रॉबर्ट कॉन ने भी ब्रेट एशले को देखा था, इसको भी ब्रेट एशले बहुत पसंद आती है। अब नेक्स्ट डे जेक और रॉबर्ट कॉन आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो रॉबर्ट कॉन इससे ब्रेट के बारे में पूछता है। तो जेक आगे से बताता है कि जो ब्रेट है वो बेसिकली शादी करने जा रही है माइक के साथ, और करंटली माइक जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर है। और वहाँ पे कौन कहता है कि उसको तो मोहब्बत हो गई है ब्रेट से। और जब ये जेक और रॉबर्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जेक उसको बताता है कि इसकी ब्रेट एशले से मुलाकात कैसे हुई थी। वो बताता है कि ये वॉलंटियर नर्स थी और हॉस्पिटल में काम कर रही थी ड्यूरिंग वॉर। कहते इसकी शादी एक आदमी से हुई थी जिसका लास्ट नेम एशले, ठीक है, लेडी ब्रेट एशले। कहते उस आदमी का नाम एशले अपने नेम के साथ इसने लगाया हुआ है और ये अब उसको डाइवोर्स दे के माइक के साथ शादी करने वाली है। एनी हाउ इन सब बातों के बाद ब्रेट एशले और जैक बार्नेस ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब इनकी डेट होती है। और वहाँ पे रॉबर्ट कॉन भी होता है। जब रॉबर्ट कॉन वहाँ पे होता है तो वहाँ पे फ्रांसिस भी आती है। फ्रांसिस आके ह्यूमिलेट करती है रॉबर्ट कॉन को। और जब फ्रांसिस कॉन को यानी कि रॉबर्ट कॉन को ह्यूमिलेट कर रही होती है, वहाँ से जैक बार्नेस चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं जो ब्रेट है वो काउंट के साथ चल रही होती है और उसके बाद ब्रेट जो है वो जेक के रूम में आ जाती है, जहाँ पे जेक ब्रेट को कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ब्रेट काउंट को कहती है, काउंट कौन है, वही मिप्पी पॉपुलस, ठीक है, वही काउंट है। एनी हाउ ब्रेट काउंट को कह देती है कि आप चले जाओ यहाँ से, मतलब रूम से उसको बाहर भेज देती है। उसके बाद जो है ना जैक पूछता है ब्रेट से कि क्या वो हमेशा इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो लेडी ब्रेट होती है वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है और वो कहती है वो कि ऐसे वाउंडेड मैन के साथ ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजार सकती। और कहती है कि वो यहाँ से सेंट सेबेस्टियन जा रही है जब तक कि माइक वापस नहीं आ जाता। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में काउंट वापस आता है और आके जो उसकी बॉडी के ऊपर स्कार्स होते हैं, जो उसको स्टमक के ऊपर स्कार्स मिले होते हैं वॉर की ड्यूरेशन में, वो दिखाता है इनको। अब इसके बाद ऐसा होता है कि जो ब्रेट होती है वो चले जाती है सेंट सेबेस्टियन के अंदर और वहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो उसी ड्यूरेशन में वहाँ पे सीक्रेटली कौन भी आ जाता है, कौन भी आके ब्रेट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और कई टाइम ऐसे गुजर जाते हैं कि जैक ने ब्रेट को नहीं देखा होता, ना ही उसको उसका दोस्त कौन कहीं पे नज़र आता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हमारे पास एक कैरेक्टर आता है बिल का। बिल जो है ये जैक का दोस्त है, जो कि एक राइटर है, जिसके बारे में कहा गया कि अपना लिटरेरी टैलेंट जो है विटी, आयरॉनिक क्विप्स और ड्रंकन सोशलाइजिंग के बारे में वेस्ट कर रहा होता है। यानी कि इसके थ्रू जो हेमिंगवे रिप्रेजेंट कर रहा है लोस्ट जनरेशन के राइटर को, जैसे कि फिट्जजेराल्ड है, हेमिंगवे खुद है। तो कहते हैं इन्होंने भी अपनी खुद की टेंडेंसीज को लोस्ट कर दिया हुआ है। और पूरी स्टोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बिल का कैरेक्टर जो कि जेक का रियल फ्रेंड अपेयर होता है। तो एनी हाउ जो जेक का दोस्त था बिल, इसके बारे में कहा गया काफ़ी सक्सेसफुल राइटर था। ये पेरिस में आता है और जब ये पेरिस में आता है तो ये लोग मिलकर प्लान करते हैं कि ये लोग पैम्पलोना की तरफ जाएंगे ताकि वहाँ पे बुल फाइटिंग फेस्टिवल दे सकें। ये बुल फाइटिंग फेस्टिवल जो है इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि राइटर ने जब इस नोवेल का नेम रखा था तो पहले इस नोवेल का नेम फिएस्टा रखा था। फिएस्टा मतलब एक रिलीजियस फेस्टिवल, जो कि इसी बुल फाइटिंग फेस्टिवल की बात की जा रही थी। ऑन द अदर हैंड बाद में राइटर ने इस नोवेल का नेम चेंज करके द सन ऑल्सो राइजेज रखा था। एनी हाउ अब इनकी प्लानिंग थी कि इन्होंने पैम्पलोना जाना है बुल फाइटिंग फेस्टिवल के लिए। और वहाँ पैम्पलोना जाने से पहले जो ब्रेट थी वो सेंट सेबेस्टियन से वापस आ रही थी। अब बिल और साथ में जेक ये दोनों ब्रेट को लेने के लिए जा रहे थे
और जब ये ब्रेट के पास जा रहे थे तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है ब्रेट और माइक दोनों से। ब्रेट जो है वो इनको माइक से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है ये अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट है। और फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं जो माइक है वो बहुत ज़्यादा ड्रंकन होता है, काफ़ी शराब पी होती है और वो ब्रेट को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है। अच्छा, जाना कहाँ पे था इन्होंने? पैम्पलोना में। पैम्पलोना कहाँ पे है? ये एक सिटी है स्पेन के अंदर। अब जब ये उस ट्रिप के लिए प्लान कर रहे होते तो माइक और ब्रेट, ठीक है, माइक कहता है जेक से क्या ये लोग भी इनके साथ पैम्पलोना जा सकते हैं? तो आगे से जेक कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो अब इनका भी जो ट्रिप का प्लान है वो बन जाता है जेक के साथ, ठीक है। अब इसी ड्यूरेशन में जो कौन है, रॉबर्ट कौन, वो एक लेटर लिखता है जेक को और वो कहता है कि वो भी इनके साथ फिशिंग के लिए और बुल फाइटिंग वगैरह देखने के लिए पैम्पलोना जाना चाहता है। जेक जो है वो आगे से कौन को इंस्ट्रक्शन बताता है कि कैसे कैसे वो इनको स्पेन में मिल सकता है, कि किस जगह वो पहुंचेगा तो वो हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब जब ये बात ब्रेट को पता लगती है कि जेक भी आने वाला है वहाँ पर, सॉरी कौन भी आने वाला है वहाँ पर, तो ब्रेट परेशान हो जाती है और वो कहती है कि कौन को नहीं आना चाहिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो बताती है जेक को कि जब ये सैन सेबेस्टियन में थी वहाँ पे कौन इसके साथ था, ये दोनों इकट्ठे वहाँ पे अपना टाइम गुजार रहे थे। लेकिन एनी हाउ बाद में बिल और जेक दोनों एक ट्रेन लेते हैं और वो ट्रेन के थ्रू बायोन जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात कौन से होती है। और फिर वो कौन को, मतलब जेक, कौन और बिल, अब 3 लोग हैं, ये तीनों एक कार को हायर करते हैं और वो कार लेके पैम्पलोना की तरफ निकल जाते हैं। अब जब ये पैम्पलोना की तरफ जा रहे होते तो उस ड्यूरेशन पे ये लोग ब्रेट और माइक के बारे में बात कर रहे होते हैं। कौन जो वो बिल के साथ शर्त लगाता है कि वो लोग नहीं आने वाले, लेकिन एट नाइट, रात के वक्त, जो जेक है और कौन है वो दोनों जाके देखते हैं जिस ट्रेन के अंदर ब्रेट और माइक आ रहे थे उनको, लेकिन उस ट्रेन के अंदर ब्रेट और माइक नहीं होते। और बाद पता लगता है कि जी जेक है उसको एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें कहा जाता है कि जो ब्रेट और माइक हैं वो सैन सेबेस्टियन में ही रुक गए हैं, वो कल निकलेंगे वहाँ से। ऑन द अदर हैंड जो कौन है वो कहता है वो बाद नहीं आएगा, अभी वो नहीं आएगा, वो भी रुक जाता है उनके इंतज़ार में, मतलब वो ब्रेट और माइक के इंतज़ार में रुक जाता है। फिर इसके बाद बिल और जेक ये दोनों निकल जाते हैं पैम्पलोना की तरफ। पैम्पलोना जाने से पहले ये लोग बर्गवेट में जाते हैं जहाँ पे बिल और जेक अपना काफ़ी टाइम अच्छे से गुजारते हैं, अपने काफ़ी दिन बड़े अच्छे से गुजारते हैं, पीसफुली वो फिशिंग कर रहे होते हैं। और उस ड्यूरेशन में इनकी मुलाकात होती है एक इंग्लिश मैन जिसका नाम हारिस होता है उससे। एनी हाउ जब ये यहाँ पे रह रहे होते हैं तो एक दिन जेक को एक लेटर मिलता है, उसमें पता चलता है कि माइक और ब्रेट जो हैं वो बेसिकली पैम्पलोना के लिए निकल चुके हुए हैं। तो उसी ड्यूरेशन में ये जेक और बिल ये भी डिसाइड करते हैं कि वो पैम्पलोना की तरफ जाएंगे। और जब ये पैम्पलोना जाते हैं तो वहाँ पे होटल के अंदर जो उसका हेड होता है मोंटोया, ठीक है, मोंटोया होटल के हेड का नेम है, ये उससे बातचीत करते हैं। अब जब ये उससे बातचीत कर रहे थे तो मोंटोया उनको बताता है कि बुल फाइट जो है ना वो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में होने ही वाली है। और वहाँ पे मोंटोया ये भी बताता है कि उसको लगता है कि ये और जेक दोनों जो है ना ये ट्रू पैशनेट है अबाउट बुल फाइटिंग, इनको बुल फाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑन द अदर हैंड जो मोंटोया है ये बहुत बड़ा फ़ैन है बुल फाइटिंग का। तो एनी जितना भी ग्रुप होता है ये होटल मोंटोया में स्टे करते हैं। तो जिस टाइम ये होटल मोंटोया में होते हैं तो उस ड्यूरेशन में माइक, ब्रेट और कौन ये लोग होते हैं और जेक बिल ये होते हैं। क्या होता है, माइक और कौन की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? माइक कौन के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि माइक जान चुका होता है कि इसका ब्रेट के साथ अफेयर चल रहा था और कहता है कि जब बिल और जेक चले गए थे अपनी फिशिंग के लिए उस ड्यूरेशन पे जो कौन है वो हमारे पीछे आया, उसने सेंट सेबेस्टियन के अंदर ब्रेड को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। माइक कहता है मुझे बड़ा गुस्सा है इसके ऊपर, एंड ये अपना फुल गुस्सा दिखाता है माइक कौन पे। और उस चीज़ में बिल जो है वो कौन को एक तरफ ले जाता है और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको ठंडा करने की कोशिश करता है। और बाद में क्या होता है, बाद में जो है सबकी सुलह हो चुकी होती है, एक प्लेजेंट डिनर इकट्ठे कर रहे होते हैं और ऐसा प्रिटेंड करे जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। और उस रात जो जेक है उसकी बड़ी रफ नाइट गुजरती है, वो अगेन एंड अगेन ब्रेड के बारे में सोचता है और उसकी सोचें जो हैं ब्रेड जेक को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और ऑन द अदर हैंड जो पैम्पलोना है वो फेस्टिवल के लिए, फियास्टा के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ होता है। और जब फेस्टिवल शुरू हो जाता है तब क्या है, सारे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये फेस्टिवल संडे को नून टाइम पे शुरू होता है और फर्दरमोर
उस टाइम पे जब ये फेस्टिवल हो रहा था, काफ़ी म्यूज़िक होता है, डांसिंग हो रही होती है, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद ये देखते हैं कि बुल फाइटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर जेक और इसके दोस्त जो है वो बुल फाइट के लिए चले जाते हैं। अब जब ये बुल फाइटिंग के लिए देखने जाते हैं तो उस टाइम पे ब्रेड बड़ी नर्वस होती है कि क्या होगा इस बुल फाइटिंग के अंदर। जो बुल है वो अटैक करेगा घोड़े के ऊपर, तब क्या होगा। तो उस टाइम पे जेक जो है वो ब्रेड को बुल फाइटिंग देखने के लिए कुछ एडवाइस देता है। एनी हाउ जेक जो है अपनी वाइन स्किन के लिए वापस होटल में आता है, तो वहाँ पे मोंटियो, ठीक है, मोंटोया जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराता है पेड्रो से। पेड्रो जो है ये भी एक बुल फाइटर है जो कि 19 ईयर्स का राउंड अबाउट, और एक यंग बुल फाइटर है, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। और जब बुल फाइटिंग शुरू होती है तो पेड्रो उसके अंदर वाकई बहुत अच्छा तरह से मतलब फाइटिंग कर रहा होता है। इसको ट्रू बुल फाइट के नाम दिया गया है, ट्रू बुल फाइटर का नाम दिया गया है। इवन कि जो बुल फाइट है सेकंड डे भी चल रही होती है, सेकंड डे भी बड़ा डोमिनेट रहता है हर एक के ऊपर, और ब्रेट इसको देख के बड़ा ही खुश हो रही होती है। माइक मजाक में कहता है कि ब्रेट को तो ना रोमेरो से मोहब्बत होने लग पड़ी है। और इसके बाद क्या होता है, ये बुल फाइटिंग सीन खत्म हुआ तो होता है ऐसा कि होटल के अंदर डिनर का टाइम होता है। वहाँ पे पेड्रो डिनर कर रहा होता है। पेड्रो जेक को देखता है, वहाँ पर जेक को अपने टेबल पे इनवाइट करता है, और ये सब क्या करते हैं, ये दोनों बुल फाइटिंग को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। फिर जेक जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पेड्रो को इंट्रोड्यूस करवाता है, और पेड्रो को देख के जो ब्रेट है वो फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब उस टाइम पे माइक जो है उसने ड्रिंकिंग की होती, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बिहेव कर रहा होता है। अब होता है क्या है, वहाँ पे कॉन और जेक और ब्रेट होते हैं, और ब्रेट कॉन से कहती है कि तुम मुझे और जेक को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैंने जेक से कुछ बातें करनी है। फिर उस टाइम पे जो ब्रेट होती है वो जेक से कहती है कि उसको पेड्रो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, वो उससे मोहब्बत करने लग पड़ी है और अपनी मोहब्बत को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो कहती मैं जब भी माइक या कौन के साथ होती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो खो चुकी हूँ, तो तुम मेरी मदद करो ताकि मैं पेड्रो को हासिल कर सकूँ। अब होता है क्या है, अब ऐसा होता है कि जेक जो है वो ब्रेट को लेके जाता है रोबेरो के पास, उस जगह पे जहाँ बाकी बुल फाइटर भी होते हैं उस कैफ़े के अंदर। अब जो रोमेरो रोमेरो कौन है, पेड्रो रोमेरो पूरा नेम है, वो इनको ज्वाइन करता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे जेक कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, कुछ एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से निकल जाता है, और उस जगह पे वो ब्रेट और रोमेरो को अकेला छोड़ देता है। और जब वापस आता है तो देखता है कि दे आर गॉन, मतलब वहाँ पे ना तो पेड्रो होता है और ना ही ब्रेट होती है। अब इसके बाद माइक, बिल और कॉन इकट्ठे होते हैं। माइक कहता है ब्रेट जो है ना वो रोमेरो के साथ भाग गई है। कॉन जेक से पूछता है कि ये सच है, और अगर से जेक कहता है नहीं। फिर जो कौन है वो जेक को पिंप कहता है, यानी कि वो बंदा जो कि प्रोस्टिट्यूशन के साथ टाइम स्पेंड करता हो। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, कौन बड़ा मारता है जेक को और माइक को, और उसके बाद जब कौन इन दोनों को मारता है वहाँ से चला जाता है। फिर बिल आता है जेक के पास और कहता है कौन जो है ना वो तुमसे मिलना चाहता है। जेक चला जाता है कौन के पास, उसके कमरे में। कौन रो रहा होता है और रो के उससे बेग कर रहा होता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, और कहता है कि मैं जल्दी इस सुबह ही इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। और कहते मुझे अच्छा नहीं लगा कि ब्रेट ने मेरे साथ एक स्ट्रेंजर की तरह का बिहेव किया है। हालांकि हम लोग सेंट सेबेस्टियन के अंदर इकट्ठे रहे थे, और उसने वहाँ पे इकट्ठे रहने के बाद मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। उसके बाद ये सुनने के बाद जेक जो है वो उसको गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो कहता है मैं जा रहा हूँ, तो कहता है गुड बाय। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन जो है वो देखता है रोमेरो के रूम के अंदर ब्रेट वहाँ पे है। अब कौन गुस्से में आके इतना मारता है रोमेरो को, और उसके बाद वहाँ पे जो बुल फाइटर होते हैं दूसरे, वो कहते हैं कि कौन को कि अगर तुम यहाँ से नहीं कल भाग गए तो हम तुम्हें मार देंगे, और वो कौन के फेस के ऊपर आके मुक्का मारते हैं। और ब्रेट भी जो है कौन को बुरा भला कहती है। अब ब्रेट जो है वो कौन का सॉरी रोमेरो का ख्याल रख रही होती है, और ऑन द अदर हैंड जो कौन है वो टाउन को छोड़ के चला जाता है, जबकि बाकी जो हैं वो बुल फाइट की तरफ जाते हैं बुल फाइट देखने के लिए। और इनको बुल फाइट के लिए लेके जाने के लिए वहाँ पे ब्रेट आती है। जब ब्रेट वहाँ पे आती है तो माइक गुस्से से अपने टेबल को उल्टा देता है, जबकि ऑन द अदर हैंड बिल और जेक ब्रेट के साथ जाते हैं फाइट देखने के लिए। वो तीनों जब फाइट देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पे 3 बुल फाइटर होते हैं, एक मार्शल, एक रोमेरो और एक बेलमोंट जो कि बुल फाइट कर रहे होते हैं। और ये जो बुल फाइटिंग थी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। अब एनी हाउ जब बुल फाइटिंग ख़त्म होने वाली होती है तो वहाँ पे ऐसा होता है,
रोमेरो बड़े अच्छे से बुल को मैनेज करता है, उसको रोकता है, उसको हैंडल करता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो रात का टाइम आता है, उस रात टाइम पे माइक जैक को बताता है कि ब्रेट रोमेरो के साथ ट्रेन के अंदर बैठ के चले गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो फियास्टा यानी कि जो फेस्टिवल होता है वो ख़त्म हो जाता है और ब्रेट और रोमेरो जो है वो टाउन छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो आदमी होते हैं, मतलब जेक, बिल और माइक, ये सब के सब पहले बायन जाते हैं, उसके बाद स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि सब अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। जेक जो है वो डिसाइड करते हैं कि अपना ज़्यादातर टाइम जो है ना वो सैन सेबेस्टियन में गुजारेगा, रिलैक्स कर होते हुए। ठीक है, जब वो सेंट सेबेस्टियन में अपना टाइम गुजार रहा होता है, रिलैक्सिंग डेज गुजार रहा होता है, तो उसको एक टेलीग्राम मिलता है जो कि ब्रेट की तरफ से होता है। ब्रेट मद्रिद में होती है और वहाँ से उसको एक टेलीग्राम भेजती है जहाँ पे वो कहती है कि वो एक ट्रबल में है और इसे कहती है कि इसके पास होटल में आए, इसकी हेल्प करे। एनी हाउ जो जैक होता है वो मद्रिद में जाता है उसके पास और जाके उसकी हेल्प करता है। एनी हाउ जब ये मद्रिद पहुंचता है होटल में, जिस जगह पे ब्रेट होती है, उस जगह पे ओवरनाइट ट्रेन में ही बैठकर ब्रेट उसको देख के बड़ा खुश होती है, उसको किस करती है और कहती है कि रोमेरो लीव्स यस्टरडे। ठीक है, रोमेरो ने उसको कल छोड़ दिया था। कहती है रोमेरो चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूँ, इस तरह से मैं कभी भी उसको छोड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। वो कहती है इसको कि मुझे दोबारा माइक के पास ले जाओ और जेक उसको माइक के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसके बाद ये दोनों टिकट्स लेते हैं और जा रहे होते हैं और उसके बाद टैक्सी राइड करते हैं थ्रू मद्रिद से होते हुए। ब्रेट जो है उससे लिमेंट करती है, उसके आगे रोती है कि क्या ये और जेक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहती है could have had such a damned good time together। अक्सर जेक रिप्लाई करता है yes isn't it pretty to think so। और यहीं पे इस नॉवल की एंडिंग भी हो जाती है। हमें इसमें एमलेसनेस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अब्सर्डिज्म देखने को मिल रहा था। हमने कई सुप्रेस्ड इमोशंस देखे, बुरिड वैल्यूज देखी। इसमें वॉर की बहुत ही कम बात की गई है, लेकिन दिखाया गया कि कैसे वॉर से इन सब लोगों की लाइफ कितनी इफेक्ट हुई थी, कितना असर हुआ था, कितना ग्रेट इम्पैक्ट हुआ था इन सब की लाइफ के ऊपर। ऑप्टिमिज्म नहीं देखने को मिला, इनोसेंस नहीं थी, और वॉर ने ऐसे वाउंड दिए जिनका असर उनकी थ्रू एंड थ्रू लाइफ के अंदर रहा। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी। तो यहाँ नॉवल कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको इसकी जो समरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।